हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अ मॉडर्न सोसाइटी. इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर वेराइटी ऑफ यूजेस इन होम, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन. जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में, जिससे कि हम कन्वीनियंस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जिसे हम यूज़ करते हैं हमारे होम्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्री और बाकी जगह पे भी. What constitutes electricity? How does it flow in an electric current? So हम देखेंगे आगे. What are the factors that controls or regulate the current through an electric circuit? So in this chapter we shall attempt to answer this such question. We shall also discuss the heating effects of electric current and its applications. सो हम यहाँ से देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. सो वी आर फेमिलियर विथ एयर करंट्स एंड वाटर करंट. सो हम फेमिलियर है हमारे टर्म्स ऑफ एयर करंट और वाटर करंट से. वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स वाटर करंट इन रिवर. सो जो फ्लोइंग होती है हमारी वाटर में वो कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारी वाटर करंट इन रिवर. सिमिलरली इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, वैसे ही हमारा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करे थ्रू अ कंडक्टर, for example through a metallic wire, we can say that there is an electric current in the conductor. उससे फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इन एन कंडक्टर. इन अ टॉर्च वी नो दैट सेल्स और अ बैटरी व्हेन प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड्स अ फ्लो ऑफ चार्ज और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो. सो उस हम जानते हैं जो हमारे सेल्स होते हैं और बैटरी जब प्रॉपर ऑर्डर में हम उन्हें प्लेस करते हैं तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं विद फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, जिससे कि हमारा जो टॉर्च होता है वो जलने लगता है. वी हैव ऑल्सो सीन दैट टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इज स्विच ऑन. टॉर्च जो हमारा होता है लाइट तभी उसका बल्ब तभी ग्लो होता है जब वो ऑन स्विच होता है उसका. वॉट डज अ स्विच डू? सो अ स्विच मेक्स एन कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. सो जो हमारा स्विच होता है एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. जो एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ बनाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर फ्रॉम और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज ऑफ, द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो. अगर हमारा सर्किट अगर टूटा हुआ हो कहीं से और हमारा स्विच अगर टर्न ऑफ हो तो उस समय हमारा जो करंट होगा फ्लो नहीं हो पाएगा और हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा. हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. सो हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया में, मतलब in unit time में. Then in other words rate of flow of electric charges. So दूसरे शब्दों में हम ये बता सकते हैं rate of flow of electric charges को हम electric current का हम definition बता सकते हैं. In circuit using metallic wire, electrons constitute the flow of charge. जो हमारे metallic wires होते हैं उसमें electrons हमारे continually flow होते रहते हैं. Then however, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. So जब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब काइंड ऑफ हमने जाना था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उस समय हमें नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई भी चीज़ होती है. So electric current was considered to the flow of positive charges and direction of the flow of positive charges were taken to be direction of the electric current. So पहले जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसी को हम कंसिडर करते हैं टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. मतलब जिस तरह हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसी को हम एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मान लेते थे. एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वर टेकन टू बी, उसी को हम डायरेक्शन मान लेते थे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कन्वेंशनली in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons which are negative charges. So but ऐसा नहीं होता. बट इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी हमारा डायरेक्शन होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का,
उसे अपोजिट लिया जाता है टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर नेगेटिवली चार्ज। सो हम यहाँ से देखते हैं, इफ अ नेट चार्ज q फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन अ टाइम t, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I इज इक्वल टू q अपॉन t। ये हमारा एक फॉर्मूला है। सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, which is equal to the charge contained in nearly 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारा ऐसा यूनिट होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट इज कूलम, which is equal to the charge contained nearly 6 into 10 की पावर 18 electrons. We know that an electron possesses a negatively charge of 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulomb. Then the electric current is expressed by a unit called ampere. जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर, नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर. Then 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. So 1 ampere को हम डिफाइन कर सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जो कितना फ्लो हो रहा है 1 कूलम का चार्ज इन पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पेयर. स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पेयर. सो जो हमारे स्मॉल क्वांटिटीज होते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं इन मिली एम्पेयर, लाइक 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर, और माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 एम्पेयर होता है हमारा. देन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमोमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज एमोमीटर, वो मेजर करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड. सो ये काइंड ऑफ हमारे सीरीज में कनेक्टेड होता है इन अ सर्किट जिससे कि अपना करंट मेजर कर सके. सो द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एमीमीटर एंड अ प्लग की. सो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं फिगर 11.1 में, उसमें हमें सिस्टमैटिक डायग्राम दिखाया गया है ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल, an electric bulb and an ammeter and a plug key. Then note that the electric current flow in a circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and a ammeter. So जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इन अ सर्किट के अंदर, वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल तक पहुँचता है ऐसे, एंड थ्रू द बल्ब एंड द एमीमीटर. देन हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो? लेट अस कंसिडर द एनालॉग ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. सो हम ये एनालॉग ऑफ वाटर से हम कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल. चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ. जो हमारे चार्ज होते हैं फ्लो नहीं कर पाते अपने खुद से इन अ कॉपर वायर, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow. तो हमने देखा है वाटर भी फ्लो नहीं कर पाते in a perfectly horizontal tube. If one end of the tube is to be connected to a tank of water kept a high level such there is a pressure difference between the two ends of the tube, water flows out of the other end of the tube. So यहाँ पे ये बताया गया कि अगर हमारे वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा हमारे बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, जिससे फिर हमारा जो वाटर होगा फ्लो करने लगेगा आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब. फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले. उसमें हमारा ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होगा प्ले करने के लिए. द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो मूव करेंगे सिर्फ और सिर्फ जब हमारा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर हो, कॉल्ड द पोटेंशियल. उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे अलोंग द कंडक्टर. दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी. ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा क्रिएट होगा, आई मीन प्रोड्यूस होगा बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल. उसमें हमारी एक और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट होंगी
द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। जो केमिकल एक्शन होता है विद इन द सेल बैटरी के हमारे, वो जनरेट करता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स में। इवन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, वहाँ पे हमारा कोई करंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इन मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। सो वहाँ पे हमारा काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to be expend its chemical energy stored in it. So अगर हमें maintain करके रखना है हमारा current in a given electric circuit, so जो हमारे सेल को है एक्सपेंड करना पड़ेगा अपना केमिकल एनर्जी जो भी स्टोर है उस बैटरी में। So we define the potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit from charge from one point to the another. So हम डिफाइन करते हैं हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट को, जब हमारा कैरी करे कोई सम करंट, मतलब कुछ करंट हमारा, और वर्क करे फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट, मतलब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो उससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सो यहाँ पे फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसका ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट होता है हमारा, नेम्ड आफ्टर एलेजेंड्रो वोल्टा, एन इटालियन फिजिसिस्ट। And then 1 volt is a potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. So हम 1 volt को हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हमारा होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे, जब हमारा 1 जूल का वर्क करने में हमें मतलब वर्क करने में टू मूव अ चार्ज कितना हमें वो लगेगा, एनर्जी लगेगी टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। देन 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम होता है हमारा। देन 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन JC माइनस 1। देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे मेजर किया जाता है बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड रहता है, सो डैट वो कैलकुलेट कर सके और मेज़र कर सके हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम आगे यहाँ देखेंगे। देन हमारा अगला टॉपिक है दैट इज सर्किट डायग्राम। We know that electric circuit as shown in figure 11.1 comprises a cell or a battery, a plug key, an electrical component and a conducting wire. So हमने वो फिगर 11.1 में देखा था, उसमें हमारा comprises मतलब उसमें हमारी सेल्स के वो थे, सेल था हमारा, बैटरी था, प्लग की था, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और कनेक्टिंग वायर्स थी, वो सब में। It is often convenient to draw a systematic diagram in which different components of the circuit are represented by a symbol conveniently used. So इसमें हम ये दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे मतलब सिम्बल्स के थ्रू हम इजीली हम बता सकते हैं कि ये कौन सा सिंबल हमारा क्या दिखाता है। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक सेल में हमारा ये सिंबल होता है पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, जिससे कि हम अच्छे से हम समझा सकते हैं सिस्टमैटिक डायग्राम के थ्रू। कन्वेंशनल सिंबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर गिवन इन द टेबल 11.1। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का हमारा ये डायग्राम होता है, आई मीन सिंबल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, देन ये पॉजिटिव टर्मिनल, देन नेगेटिव टर्मिनल। ये प्लग की का हमारा ये वो सिंबल है। देन प्लग की का यहाँ पे डॉट है सीधे। जॉइंट वायर जॉइंट हमारा यहाँ पे है। द वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट हमारा इसका ये सिंबल है। देन इलेक्ट्रिक बल्ब का हमारा जब हमारा बल्ब ग्लो कर रहा हो, रजिस्टर और
रेजिस्टेंस का हमारा ये है सिंबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का हमारा ये वाला सिंबल है, एमोमीटर का हमारा सिंपली ए है एंड वोल्टमीटर का हमारा वी करके है। सो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड अ करंट थ्रू इट, लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। तो हम आगे देखते हैं। In this activity you will find approximately the value of for Vi is obtained in each case. Thus the Vi graph is a straight line thus that passes through the origin of the graph. Thus Vi is constant होगा हमारा, जो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। जो V2I ग्राफ है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस इधर है एंड करंट इधर है, इस चलते हमारा जो Vi का ग्राफ है उसमें कांस्टेंट हमें मिलेगा। इन 1827 अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमन ओम फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टर्मिनल। तो इन्होंने एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप दिया बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड अ करंट। सो potential difference V across the ends of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. So इन्होंने ये बताया जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V क्रॉस द एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा एट द एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे टू जो भी हमारा करंट फ्लो हो रहा हो उस समय थ्रू इट, प्रोवाइडेड इट प्रोवाइड होना चाहिए, हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और उसे हम उन्होंने ओम्स लॉ का नेम कर दिया। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन Vi इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे एंड दैट इज R। R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। देन हमारा फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू IR। R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called resistance. ये kind of constant होता है हमारा और at a given temperature, और R को हम resistance कहते हैं। It is a property of a conductor to resist the flow of charges through it. Its SI unit is ohm and represented by a Greek letter ohm according to its Ohm's law. सो ये हमारा एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होता है हमारा कंडक्टर का, जिसे कि वो रजिस्ट करता है हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट एंड ऐसा यूनिट इसका ओम होता है इसका, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। सो आर इज इक्वल टू Vi हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। देन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 volt एंड द करंट थ्रू इट्स 1 ampere, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ohm। सो यहाँ पे 1 ohm की डेफिनेशन बताई गई है। सो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर हमारा 1 volt हो और करंट हमारा 1 एम्पेयर का हो, देन उस समय हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 1 ohm का होगा। 1 ohm का ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स में। सो 1 ohm इज इक्वल टू 1 volt अपॉन 1 एम्पेयर। सो हम देखेंगे यहाँ पे इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 11.7 the current through a resistor is inversely proportional to the resistance। जो हमारा करंट होता है थ्रू अ रेजिस्टर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेजिस्टेंस के। इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल करंट गेट हाफ। अगर हमारा रेजिस्टेंस डबल हो जाता है तो हमारा करंट हाफ हो जाएगा। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ये काफ़ी नेसेसरी हो जाता है जिससे कि हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करें हमारा करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो ये कंपोनेंट होता है हमारा जिससे हमारा रेगुलेट होता है करंट विदाउट, मतलब बिना चेंज किए हमारा वोल्टेज सोर्स को, उसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इन एन electric circuit a device called resistor is often used to change the resistance in the circuit। so एक kind of हमारा device होता है that is rheostat, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है जिससे कि हम चेंज कर सकते हैं हमारा resistance in a circuit। we will now study about the electrical resistance of a conductor
द हेल्प ऑन फॉलोइंग एक्टिविटी। सो हम अब यहाँ से देखते हैं, इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व द करंट is different from the component. Why though differs, then certain components often an easy part for the flow of electric current while the other is the flow. So कुछ components होते हैं हमारे easily flow कर पाते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट, और कुछ resist करता है हमारे flow को, flow of electrons को. We know that motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. So अगर जितने अच्छे से flow होगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, उतना अच्छा हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा. देन द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर. उस समय हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम्प्लीटली अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे इन अ कंडक्टर. दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग देम विच दे मूव. सो उन्हें रोका जाएगा ऐसे, मतलब बाय जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो रोकता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को. Thus motion of electron through a conductor is retarded by its resistance के थ्रू उन्हें रोका जाएगा. A component of a given size that offer a low resistance is a good conductor. जो component given size का हो और वो हमारे low resistance हमें provide करे, वो काफ़ी अच्छा good conductor हमें कहते हैं. A conductor having appreciable resistance is called is resistor. एक कंडक्टर हमारा कुछ अच्छे से मतलब वो कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, उसे हम रेजिस्टर कहते हैं. मतलब बाधा डालना हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे जिससे कि वो फ्लो अच्छे से ना कर पाए. अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर. सो जो हमारे कंपोनेंट होंगे आइडेंटिकल साइज के बट वो ऑफर करेंगे हाई रेजिस्टेंस, उन्हें हम पुअर कंडक्टर कहेंगे. एंड इंसुलेटर of the same size offer a even higher resistance. और जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं बट वो और ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हमें दिखाते हैं. देन हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. सो हम यहाँ से देखेंगे. देन इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एममीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल. जो हमारा एममीटर का रीडिंग डिक्रीज हो जाता है 1/2 व्हेन जो हमारा जो लेंथ होता है वो डबल हो जाता तब. द एममीटर रीडिंग इंक्रीज व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट. अगर हमने एक थिक वायर ली ऑफ सेम मटेरियल और उसकी लेंथ भी हमने सेम रखी इज यूज्ड इन अ सर्किट, सो उस समय अ चेंज इन द एममीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन अ वायर ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल of the same length of the same area of the cross section is used. Then we observe that the resistance of a conductor हमारा depend करता है on its length, on its area of cross section and the nature of the material. जो हमारा कंडक्टर डिपेंड करता है on its length, on its area of cross section and on its nature of its material. Then precise measurement have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross section area, that is R is equal to L and R is equal to directly proportional to L upon A. So यहाँ पे हम देख सकते हैं R is equal to L upon A. Then यहाँ पे R is equal to rho L upon A. Rho यहाँ पे where rho is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor. ये kind of एक constant होता है हमारा और इसे हम resistivity कहते हैं. Then the unit of resistivity is ohm meter. इसकी जो SI unit होती है that is ohm meter. Its characteristic property of a material, the metal and alloys have very low resistivity in the range of 10 की power minus 8 ohm meter to 10 की पावर minus 6 ओम मीटर तक होती है. सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ये काफ़ी अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के. इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर तक होती है हमारी. रेजिस्टिविटी मतलब कितना रेजिस्टिविटी इनकी होती है, लाइक इनकी काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये लोग
बैड कंडक्टर्स है ना इलेक्ट्रिसिटी के चलते। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, जो हमारा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की वो वेरी करती है विद द टेम्परेचर। Then table 11.2 reveals that resistivity of alloy is generally higher than the constant metal. So टेबल 11.2 से हम यहाँ देख सकते हैं कि मटेरियल के हमें दी हुई है, जैसे हमारा सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁸ सबसे अच्छा हमारा मटेरियल है यहाँ पे, जो उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। और हम ग्लास का देख लेंगे हम यहाँ पे 10⁻10 से लेकर 10⁻14 मतलब काफ़ी इंसुलेटर में आएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय की, जो अलॉय होते हैं हमारे, जो मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं, उनकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द कॉन्स्टेंट मेटल से, मतलब उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मेटल से। अलॉय डो नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडिली विद हाई टेम्परेचर, जो हमारे अलॉय होते हैं जब मतलब ऑक्सीडाइज मतलब उस समय बर्न नहीं होते हैं, मतलब एट हाई टेम्परेचर। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एंड एक्सेट्रा। इसी चलते उन्हें यूज़ किया जाता है एज हीटिंग डिवाइसेस लाइक आयरन में, हमारे इलेक्ट्रिक आयरन में एंड टोस्टर में यूज़ किया जाता है। देन टंक्शन इज used almost exclusively for filament for electric bulb। जो हमारा टंक्शन होता है उसे यूज़ किया जाता है इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission lines। जो हमारी कॉपर और एल्युमिनियम होती हैं उन्हें जनरली यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में। हम यहाँ से देखते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर हमारा अगला टॉपिक होगा। इन प्रीसीडिंग सेक्शन वी हैव लर्नड अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। वी हैव noticed that how the current through a conductor depends upon resistance and potential difference across its ends। हमने पीछे देखा, हमने पढ़ा अबाउट सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। वी हैव नोटेड दैट हाउ द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स, कैसे हमारा कंडक्टर डिपेंड करता है अपॉन इट रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। हमारी जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होती है हमारी, उसमें हमारा रजिस्टर यूज़ होता है और उसमें भी हम डिफरेंट कम्बिनेशन से यूज़ करते हैं हमारा रजिस्टर। वी नॉट देयरफॉर इंटेंड टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हमारा ओम्स लॉ अप्लाई होता है टू कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर। सो हम दो तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं हमारे रजिस्टर्स को। शो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच थ्री रजिस्टर्स हैव resistance R1, R2 and R3 respectively are joined end to end. Here the resistors are said to be in series। यहाँ पे जो हमारे resistors लगे हैं R1, R2 and R3, ये तीनों हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, ऐसे बता रहे हैं। तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमारा पहला सब टॉपिक है दैट इज resistor in series। What happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in a circuit? What would be the equivalent resistor? Let us try to understand this with the help of following activities से हम सीखेंगे। So you will observe that the value of current in an ammeter is same independent of the position in the current electric current circuit। तो हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारी वैल्यू होती है करंट की इन एमीटर, जो करंट होगा हमारा एमीटर का वो सेम रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब वो पोजीशन क्या है, मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा उसके और इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इट मीन्स दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन of resistor the current is same in every part of the circuit or the same current through each resistor। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स का जो करंट होगा सेम होगा एट एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट एंड सेम करंट थ्रू
ईच रेजिस्टेंस हमारा रहेगा। देन हम यहाँ देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इज इक्वल टू सम ऑफ मतलब V1 V2 V3 होता है हमारा, दैट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ combination of resistors in series is equal to sum of potential difference across the individual resistors। वो हमारा होगा V is equal to V1 plus V2 plus V3। So in the electrical circuit shown in the figure 11.8, let I be the current through the circuit। I जो हमारा होगा वो current होगा through the circuit। The current through each resistor is also I। जो current flow होगा through the resistor that will be I only। It is possible to replace the three resistors joined in a series by equivalent single resistor of R। ये पॉसिबल होगा कि हम तीन रजिस्टर को हम ज्वाइन कर सकें इन सीरीज़ में और उससे फिर हम एक सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर बता सकें ऑफ रेजिस्टेंस आर सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट एंड द करंट I थ्रू द करंट रिमेन्स द सेम। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड द करंट जो हमारा I होगा थ्रू द सर्किट वो सेम रहेगा हमारा। Applying Ohm's law on the entire circuit we have V is equal to IR, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था Ohm's law का। Then on applying Ohm's law to the three resistors separately, we further V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। इससे हमें ये मान चला IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3। इससे फिर हमने I कॉमन ले लिया जिससे हमारा हो गया R is equal to R1 plus R2 plus R3। Then we can conclude that when several resistors are joined in a series, the resistance of the combination R equals to the sum of the individual resistance R1, R2, R3 and thus greater than any individual resistance। सर इससे हमने ये देखा कि हमने मल्टीपल मतलब रेजिस्टेंस जोड़ दिए और उससे फिर हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिला। तो यही बता रहे हैं क्योंकि उससे सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 10 उससे ज़्यादा बड़ा होगा देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो ये रेजिस्टेंस सीरीज हमने देख लिया। देन हमारा अगला टॉपिक होगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नाउ let us consider arrangement of three resistors joined in parallel with a combination of cell or a battery shown in the figure 11.7। so हम यहाँ पे देखेंगे resistor in parallel। it is observed that the total current I equals to the sum of the separate current through each branch of the combination। जो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा टोटल करंट होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स के हमारा होगा लाइक I इज इक्वल टू I1 I2 एंड I3 होगा। देन R be the equivalent resistance of the parallel combination resistor by applying Ohm's law to the parallel combination of the resistor। so R हमारा एक kind of equivalent resistance हो जाएगा of the parallel combination और हम उसमें Ohm's law लगाएंगे तो I is equal to VR हो जाएगा हमारा ऑन अप्लाइंग Ohm's law to each resistor। अगर हम Ohm's law अप्लाई करेंगे so I is equal to VR1, I2 is equal to VR2 एंड I3 is equal to VR3 हो जाएगा हमारा। so फिर यहाँ पे जो हमारा VR is equal to VR1 plus VR2 plus VR3 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम V कॉमन ले लेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सो ये हमारा एक रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो गया, मतलब ये उसका इक्वेशन आ गया। दस वी मे कंक्लूड दैट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइंड इन अ पैरेलल इज दस इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के हमारा होगा। तो 10 हम आगे देखेंगे यहाँ से। We have seen that in a series circuit the current is constant
थ्रू आउट द सर्किट। जो हमने देखा था सीरीज़ में कि जो हमारा सर्किट में उसमें हमारा जो करंट था वो कांस्टेंट रह रहा था थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। दस it is obviously impractical to connect an electric bulb and a electric heater in a series। ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल होगा कि हम अपना इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली एंड डिफरेंट वैल्यूज़ टू ऑपरेट प्रॉपरली। सो उन्हें डिफरेंट तरह के मतलब करंट चाहिए होगा जिससे कि वो अच्छे से ऑपरेट कर सके। एक सिमिलर काइंड का अगर उन्हें मिलता रहेगा करंट तो उससे काफ़ी दिक्कत होगी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इज दैट वन कंपोनेंट फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि अगर हमारा एक कंपोनेंट फेल होता है देन सारे हमारे कंपोनेंट काम करना बंद कर देते हैं। इफ़ यू हैव यूज फेरी लाइट्स to decorate buildings on a festival, on a marriage celebration, etc., you might have seen the electrician spending lot of time in troubling, locating and replacing the dull bulbs. Each has to be tested and find out which has fused or gone. So आपने देखा होगा जब आप लाइट्स लगाते हैं टू डेकोरेट बिल्डिंग ऑन फेस्टिवल्स में, सो ऑन और मैरिज सेलिब्रेशन में, सो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन काफ़ी सारे समय लगाते हैं जिससे कि वो पता कर सकें कि कौन सा मतलब डेड है हमारा बल्ब, मतलब ख़राब है। ईच हैज़ टू बी मतलब सबको टेस्ट करके वो लगाते हैं। ऑन द अदर हैंड अ पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। जो हमारा पैरेलल का सर्किट होता है वो डिवाइड करता है हमारे सर्किट को थ्रू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के थ्रू। The total resistance in a parallel circuit decrease as per equation 11.18। So जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है इन पैरेलल सर्किट में उसमें डिक्रीज होते रहता है। दिस इज हेल्पफुल पर्टिकुलर व्हेन ईच गैजेट है डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। सो इससे हमारा जो गैजेट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वो काफ़ी अच्छा प्रॉपरली वर्क करते हैं, क्योंकि डिफरेंट रेजिस्टेंस मिलते हैं जितना उनको चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल हीटर को जितना चाहिए होगा उतना मिलेगा। ऐसे सो हम हमारे जो घर में भी लगा रहता है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वो भी हमारे पैरेलल रेजिस्टेंस में ही होता है। सो फिर हम अगला टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हम जानते हैं कि जो हमारा बैटरी और सेल होता है वो काइंड ऑफ सोर्स होता है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। द केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू अ रेजिस्टर्स और अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी। सो जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है हमारे सेल के अंदर वो जनरेट करता है एक काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जिससे कि बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन बैटरी उससे मोशन में आ जाते हैं, तो फिर उससे हमारा जो करंट होता है फ्लो करने लगता है थ्रू अ रजिस्टर और अ सिस्टम, और एक रजिस्टर में भी और सिस्टम और रजिस्टर में भी होने लगता है कनेक्टेड टू जो हमारे बैटरी से कनेक्टेड रहता है। वी हैव ऑल्सो सीन इन द सेक्शन 11.2 दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज़ टू बी कीप एक्सटेंडेड इट्स एनर्जी। हमने देखा था कि अगर हमें करंट मेंटेन करके रखना है सो सोर्स को मतलब एनर्जी बढ़ाते रहना पड़ेगा। वेयर डज दिस एनर्जी गो? अ पार्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी इज मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग द ब्लेड ऑफ अ फैन। सो कुछ एनर्जी हमारा कंज्यूम हो जाता है इन मेंटेनिंग, लाइक जैसे कि हमारे जो ब्लेड्स मूव करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फैन के उसमें। सो रेस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन द हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैजेट। और कुछ एनर्जी हमारा एक्सपेंड हो जाता है मतलब खर्च हो जाता है इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। वी ऑफन ऑब्जर्व दैट इन आवर डेली लाइफ, फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म इफ कंटिन्यू यूज फॉर लॉन्गर टाइम। हमने देखा है जब हमारा इलेक्ट्रिक फैन
अगर ज़्यादा समय तक यूज़ हो जाता है तो काफ़ी गर्म हो जाता है. ऑन द अदर हैंड if the electric circuit is purely resistive, that is the configuration of a resistor only connected in the battery. So दूसरी तरफ अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट वो प्योरली मतलब रेजिस्टिव रहे, मतलब वो ज़्यादा वो नहीं करने दे, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना होने दे, that is a configuration of resistance only connected to the battery. So the source of energy continually get dissipated entirely in the form of heat. उस समय जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो कंटिन्यू मतलब अच्छे से नहीं हो पाएगा और इंटायरली मतलब बिल्कुल इन द फॉर्म ऑफ हीट में ही मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसी फॉर्म हीट में ही हमें मोस्टली देखने को मिलेगा. दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसे हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताएंगे, बोलेंगे. This effect is utilized in devices such as electric heater and electric iron. इस इफेक्ट को यूटिलाइज किया जाता है in the devices such as electric heater and electric iron. Consider a current I flowing through a resistor of R. Let the potential difference across it V. Let the T be the time during which a charge flow across, that is Q. The work done in moving charge Q through a potential difference V is VQ. Therefore, the source must apply energy equal to VQ in time T. Hence, the power unit to the circuit by the sources. ये हमारा काइंड ऑफ एक फॉर्मूला हो गया. P इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, और उसको हम P इक्वल टू वी आई भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को. और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी, दैट इज P इंटू टी हमारा होगा, दैट इज VIT हमारा फॉर्मूला हो जाएगा. व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स? दिस एनर्जी गेट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एज अ हीट. वो डिसिपेट मतलब निकलने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. दस फॉर अ स्टेडी करंट I, द अमाउंट ऑफ हीट इज H प्रोड्यूस इन टाइम T, और हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू VIT. सो हम यहाँ से देखते हैं अप्लाइंग ओम्स लॉ. सो हमारा H का फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. द लॉ implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of given resistance. जो हमारा ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये बताता है, इसमें हमारा जो लॉ implies that हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे जितने भी स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रजिस्टर्स के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के जहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द रजिस्टर. इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू अ नोन वोल्टेज सोर्स is used after calculating the current through it using the relation. हम इससे हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं अपना करंट. सो फिर हम आगे देखेंगे यहाँ से. सब हमारा अगला टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज इनवाइटेबल consequence of electric current. In many cases it is undesirable as it convert useful इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी. काफ़ी हमारे इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, जिससे कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू हीट. इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज. वहाँ पे हमारे टेम्परेचर बढ़ा सकता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी और एनहांस कर सकता है. हाउएवर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशन. जो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके काफ़ी सारे मैनी एप्लीकेशंस हैं. लाइक द इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिकल टोस्टर, इलेक्ट्रिकल ओवन, इलेक्ट्रिकल केटल एंड इलेक्ट्रिकल हीटर आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए हमारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे. The electrical heating is also used to produce light as an electrical bulb. जो हमारा इलेक्ट्रिकल हीटिंग होता है वो उसको भी यूज़ किया जाता है हमारे, जिससे कि हम प्रोड्यूस लाइट कर सकें. और हम देखते हैं हमारे यूज़ होता है इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में भी.
Here the filament must retain as much of the heat generated as possible, so it gets very hot and emits light. So हमने देखा है कि ऐसा फिलामेंट हम यूज़ करें जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा हीट सह सके, मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट होता है क्योंकि फिलामेंट में, इस चलते हम टंगस्टन का यूज़ होता है और उसका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिखा है दैट इज़ 3380 डिग्री सेल्सियस. सो इट मस्ट नॉट, वो मेल्ट नहीं होना चाहिए एट हाई टेम्परेचर पे. अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है, यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं. द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज पॉसिबल यूजिंग ड्यूरिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट, मतलब जिससे कि वो इंसुलेटिंग सपोर्ट एक उसे दिया जाए जिससे कि वो ज़्यादा मेल्ट ना हो ऐसे. द बल्ब आर यूजली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेज टू बी प्रोलॉन्ग विद द लाइफ ऑफ फिलामेंट. जो हमारे उसके अंदर हमारे नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस फिल किया जाता है हमारे टंक्शन में. मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपेयर एज हीट बट एज स्मॉल पार्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड. सो मोस्टली पावर कंज्यूम किया जाता है फिलामेंट हीट के फॉर्म में, बट छोटा सा पार्ट हमारा फॉर्म ऑफ लाइट में भी रेडिएट होता है. अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. सो हमने फ्यूज देखा होगा, उसका भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे. इट प्रोटेक्ट सर्किट अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाईली इलेक्ट्रिकल करंट. सो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सर्किट को, अप्लायंसेस को, बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली, मतलब ज़्यादा हमारा हाई वोल्टेज हो जाता है उससे बचाता है. द फ्यूज इज प्लेस इन अ सीरीज विद द डिवाइस. जो हमारा फ्यूज़ होता है वो प्लेस होता है इन सीरीज विद द डिवाइसेस. इस कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एनॉय विद अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट. सो ये कंसिस्ट होता है हमारे एक पीस ऑफ वायर से और ये काइंड ऑफ मेटल और एलॉय से बना होता है विद अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट से. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा, ये काइंड ऑफ इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्यूज़ के. इफ़ अ करंट लार्जर देन स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लो थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर फॉर द फ्यूज वायर इंक्रीजेज. सो अगर हमारा जो करंट ज़्यादा हो जाएगा देन द स्पेसिफाइड वैल्यू थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और मेल्ट हो जाएगा वो. दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट, जिससे कि वो सर्किट ब्रेक कर देगा, हमारे जो बाकी के अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे. द फ्यूज वायर यूजली इन केस इन द कार्ट्रेज ऑफ प्रोक्लिन और सिमिलर मटेरियल विद द मेटल एंड से ऐसे रहता है जिससे कि हम आराम से अपने लगा सकें. द फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर एस 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर एक्सेट्रा. फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट electric power which when operated at 220 volts, a current of 1000 per 220 ampere, that is 4.54 ampere, will flow through the circuit in case 5 ampere fuse must be used. Then हमारा अगला टॉपिक है that is electrical power. You have studied in earlier classes that the rate of doing work is known as power. So जो भी हम काम करते हैं वो रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसी को हम पावर कहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी हम कहते हैं इसे. गिव द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. सो किस रेट पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है निकल रही है और कंज्यूम हो रही है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. दिस इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल, इसे भी हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं. यहाँ पर फॉर्मूला दिया है P इक्वल टू VI and P is equal to I square R and P is equal to V square R. The SI unit of electrical power is watt होता है हमारा. It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. thus इसका हमारा जो SI unit होता है that is watt, और it is a power consumed by the device that carry 1 ampere of current when operated at potential difference of 1 volt. So हमारा 1 volt is equal to
आई मीन 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर. सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. देन द यूनिट वॉट इज़ वेरी स्मॉल. जो हमारा यूनिट वॉट होता है काफ़ी स्मॉल होता है. देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ मच लार्जर यूनिट नोन एज किलोवाट. हम किलोवाट का यूज़ करते हैं. इट इज़ इक्वल टू 1000 वाट सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम. सो जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो प्रोडक्ट होता है हमारा पावर इनटू टाइम के. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयरफॉर वॉट इनटू आर. जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है दैट इज वॉट इनटू आर. 1 watt hour इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 watt ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 hour. जो हमारा 1 watt hour होता है एनर्जी कंज्यूम, वो 1 watt ऑफ पावर हमारा यूज होता है इन फॉर 1 hour. द कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर कॉमनली नोन एज यूनिट हमारा होता है. सो हमारा 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट इंटू 100 सेकेंड्स होते हैं. जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 के पावर 6 वाट सेकेंड्स एंड 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल्स भी हम कह सकते हैं. सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. सो थैंक यू एंड राधे राधे. थैंक यू. राधे राधे.